हेलो 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 हेलो। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। तो चलिए आज की क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो होने वाली है वो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर जो जो फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, मैं 1 से लेके 14 चैप्टर तक जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे और जितने भी तरीके से सवाल हो सकते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं एक ही क्लास के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बूस्ट होगा। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो और अपनी नोटबुक पर लिखते हो, तो अगर आप उस चीजों को याद भी करते हो, तो आपकी जो मैथमेटिक्स के अंदर है एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो देखिए आज की क्लास के अंदर मैं आप एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पेन और पेपर को लेकर बैठना। आइए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो मैंने आज की क्लास में कोई भी पीपीटी नहीं बनाई है। जो जो क्लास में मैं लिखूंगा वो आप अपने पेपर पर लिखना। पहले चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत हम कौन से चैप्टर से करने वाले हैं? पहले चैप्टर से, यानी कि रियल नंबर। हमारा पहला चैप्टर कौन सा होगा? रियल नंबर। देखो नंबर्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यानी कि आपको नंबर्स के बारे में सबसे ज्यादा पता होना ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को ऐड कर देते हो तो बन जाते हैं क्या? होल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप जीरो को ऐड कर देते हो तो जीरो से शुरुआत होने वाले और इंफिनिटी तक जाने वाले नंबरों को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। वहीं उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो माइनस के नंबर हो और प्लस के नंबर हो, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जो नंबर्स जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बात आती है रेशनल नंबर। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस करा गया है वो करा गया है रेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है ना। रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, पाई भी हम लिख सकते हैं 22/7, यानी कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। कैसा? इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि पाई जो है एक नंबर कैसा है? इरेशनल। यानी कि अगर आप पाई की अगर आप वैल्यू को देखते हो तो वो वैल्यू सीधी होती है 3.1 डैश 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 डैश, यानी कि अनंत तक वैल्यू जाती है। जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाए और टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर आपका एंड में टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वो उसका अंत ना हो। ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपके पास पाई है, पाई का जो है अंत बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉट 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 कर सोल्व करते चले जाओगे, यानी कि इसका अंत आपको नहीं मिलने का। लेकिन ऐसे नंबर जिसका अंत है, उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे कि पी अपॉन क्यू। और दूसरी भी बात आप समझ लीजिए, यानी कि रेशनल नंबर होने के लिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, उसको टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा। ठीक है। और रिकरिंग हो तो चल जाएगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, जैसे कि 1.33333, तो हम लिख सकते हैं 1.3 पर बार। ये तो रिकरिंग नंबर है। तो रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। यहां तक आप सभी को बात समझ में आई होगी नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो होता है टू प्रूव रूट पी इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। रूट पी के अंदर आप रख सकते हो रूट 3, रूट 5, रूट 7, यानी कि इन क्वेश्चंस को आप सोल्व जरूर करें। वहीं दूसरी बात आपके पास आती है इस चैप्टर के अंदर, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द एलसीएम इनटू
HCF ऑफ दोज नंबर। यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तीसरी बात इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखनी है, जो इर्रेशनल के अंदर भी होती है, इफ ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय पी वॉट एवर, देन ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय पी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर ए स्क्वायर आप पी से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ए भी पी से डिवाइड होगा। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना, एलसीएम और एचसीएफ को निकालना, और आपको एलसीएम एचसीएफ दो तरीके से याद आना चाहिए कि एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तीसरी बात, आपको अर्थमेटिक थ्योरम आपको पहले चैप्टर की पता होनी चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक थ्योरम बोलते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि पहले चैप्टर के अंदर कोई ज्यादा चीज है नहीं। अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के तौर पर आप या तो एक ये वाला क्वेश्चंस लगा सकते हो, एक एलसीएम एचसीएफ का इनफ है। ठीक है ना। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे चैप्टर की, है ना। अब आते हैं हम किस पर, दूसरे चैप्टर पे। आप जैसा कि जानते हैं जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, पोलिनोमियल। कौन सा चैप्टर है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, यहां से आपकी क्लास 10th की जो मैथ है वो बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत होती है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक पोलिनोमियल को। देखो आपके पास जो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, आप 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल पढ़ते हो। यानी कि आप जो पोलिनोमियल पढ़ते हो वो पढ़ते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, उसके उतने ही जीरोस होते हैं। यानी कि इसके जो जीरोस होंगे आपके पास वो कितने होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है ना। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे सर आपके पास, एक अल्फा और एक बीटा। वहीं आप इसके अंदर याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के। वहीं आप याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। यानी कि आपको समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन जो होगी जिसकी जितनी डिग्री होगी उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होंगे, यानी कि जीरोस होंगे। अगर इस इक्वेशन की डिग्री आपके पास 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो जीरोस होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 2, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा के अंदर जो रिलेशन होता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब बात आती है, अगर आपके पास अल्फा और बीटा गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई सी भी 2 डिग्री वाली इक्वेशन क्या होगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी हमेशा याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि आपके पास जो अगर कोई भी 2 रूट्स गिवन हो तो आपके पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आती है। यानी कि इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस और इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना। यानी कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 2 डिग्री वाली जो इक्वेशन है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो एनसीईआरटी का आप पढ़ रहे होगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल ऐसा भी गिवन है जिसके अंदर क्यूबिक पोलिनोमियल है। मैंने मानता हूं कि आपके जो एनसीईआरटी के अंदर जो है क्यूबिक पोलिनोमियल कटा हुआ है, लेकिन एक एग्जांपल आपके पास अल्फा इंटू बीटा और गामा का रिलेशन भी गिवन है। तो मैं आपको बता दूं जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो सर ये होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की आपके पास कितनी है, 3 डिग्री हाईएस्ट है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा होंगे। ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा के अंदर भी एक रिलेशन होता है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है सर किसके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के। ठीक। दूसरी बात आप याद रखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए के। वहीं तीसरी बात आप हमेशा तरीके से याद रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी अपॉन ए के। तो इस तरीके से आप क्यूबिक पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं उनके रिलेशन हमेशा
याद रखेंगे। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है कि आपके सिलेबस के अंदर भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्या पता बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाएं। तो दूसरे चैप्टर के अंदर आपके पास एक इक्वेशन है, उसके जीरोस है, जीरोस के अंदर रिलेशन है, और जीरोस के साथ इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसके अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और आपको जो पॉलिनोमियल है वो सोल्व करना हो भी आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, फॉर एन एग्जांपल आपके पास पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आप सोल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले के सम के बराबर होना चाहिए। यानी कि ए सी को प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है ना, तो आपको दो नंबर इस तरीके से सोचने होते हैं। यानी कि दो नंबर आपको इस तरीके से सोचने होते हैं, यानी कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होना चाहिए। और अगर सी के पहले माई प्लस है तो उन दोनों का सम बी के बराबर होना चाहिए। अगर सी से पहले प्लस है तो उन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के। ठीक है ना। अगर सी से पहले माइनस है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, सर, बी के। तो हमेशा याद रखना जो मिडिल टर्म जो है उसके बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उस बात का जो पता लगेगा आपको वो किससे पता चलेगा, सी से पहले प्लस है या माइनस है। ठीक है ना। तो आपको जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये जो क्लास है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस क्लास के अंदर मैं हर एक चैप्टर के आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को सिखाता हुआ चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, नहीं, मैं फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में डालता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना। दूसरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूले थे, मैंने आपको समझा दिए। आइए चलिए देखते हैं आप कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। आप जानते हैं क्लास 10th के अंदर जो तीसरा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो आपको मैं इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से मैं समझाता हूं। देखो अगर आप क्लास को पूरा देखते हो तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है ना। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखें। मैं आपको बताता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब है कि आपके पास जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी, ये जो इक्वेशन होती है आपके पास, ये जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। ठीक है ना। वहीं ये जो इक्वेशन होती है, एक लाइन की इक्वेशन भी यही होती है। किसी भी लाइन जो 2D के अंदर ड्रॉ करी जाती है उस लाइन की इक्वेशन भी यही होती है। तो आपको जो पढ़ना होता है सबसे शुरुआत के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है, आप मान लीजिए लाइन 1 आपके पास हो जाएगी। हम मानते थे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और लाइन 2 को आप लेट कर लीजिए a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब है कि आपके पास दो लाइनें हैं। आप सभी जानते हैं जो दो लाइनें हैं अगर आपके पास, वो दो लाइनें या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या आपस में सर पैरेलल हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो लाइनें हैं। तो पहली जो लाइन है, अगर आपके पास आता है रूल, आप टेबल जरूर बना लेना अपनी नोटबुक में। अगर आपके पास a1/a2 डज नॉट इक्वल आता है b1/b2, इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन हो गई वो आपके पास कैसी हो गई सर, इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये कैसी कंडीशन होगी आपके पास सर, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, हमें याद आ गया यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। अगर किसी भी लाइन का सॉल्यूशन होता है तो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपके पास a1/a2 बराबर आ जाए सर b1/b2, बट बराबर नहीं आए c1/c2 के, तो समझ जाना जो वो लाइन कौन सी है सर, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। यानी कि ये कैसी लाइन है,
पैरेलल लाइन है। अब ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन कहीं भी मीट नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैरेलल लाइन जो है तो मीट करती है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम निकाल नहीं सकते, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया है जिस लाइन का सॉल्यूशन होता है वही लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट। ये लाइन कैसी होगी सर, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में, ठीक। ये लाइन कैसी होगी सर आपके पास, इनकंसिस्टेंट। अगर आपके पास कोई लाइन, अब पहली तीसरी बात आपके पास डज नॉट इक्वल, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि A1/A2 बराबर आ जाए सर B1/B2 और बराबर आ जाए C1/C2, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइनें हैं वो आपके पास को कैसी लाइनें होगी, को इंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। अब जब कोई लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो वो इनफाइनाइट पॉइंटों पर टच हो रही होंगी। जब इनफाइनाइट पॉइंटों पर टच हो रही होंगी तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे उसके सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब जब किसी भी लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे यूनिक हो, तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। हमेशा याद रखना, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, लाइन कौन सी है, कितने सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट हो और इनकंसिस्टेंट है। आई बात समझ में, यानी कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ही आपके पास ये है। अब बात आती है दूसरी जो कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं दो लाइनों की इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, है ना। तो आपके पास जो पहला तरीका है वो है ग्राफ सॉल्यूशन, ग्राफ सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफिकली दो लाइनों को सोल्व करना। आप एनसीईआरटी की नोटबुक को ओपन करना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ग्राफिकली लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। उस क्वेश्चन को लगाकर देखना, आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपके पास कौन सा, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब होता है कि एक लाइन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना और दूसरी लाइन में उस वैल्यू को पुट कर देना। तो आप एनसीईआरटी की नोटबुक, ये मैं पहले बता दूं, एनसीईआरटी द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आता है तो आप किस बुक को रेफर करोगे, एनसीईआरटी। सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि आपके पास बोर्ड एग्जाम का पेपर आया और आपके पास क्वेश्चन गलत आया, तो आपको उस क्वेश्चन को गलत प्रूफ करने के लिए आपको जो रेफरेंस बुक देनी पड़ेगी वो एनसीईआरटी देनी पड़ेगी, ना कि कोई प्राइवेट बुक, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी के अंदर सब्स्टिट्यूट मेथड के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा मेथड जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट यूज्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है, यानी एलिमिनेशन जो मेथड है उसका मतलब होता है दोनों इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो, यानी कि या तो मल्टीप्लीकेशन करके सेम कर लो या चाहे कैसे भी सेम करो। आपको किसी भी दो इक्वेशन के, जैसा आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, उनके जो वेरिएबल हैं उनके जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लेना किसी भी के, तो वो उसमें क्या लग जाता है, एलिमिनेशन मेथड लग जाता है। यानी कि ग्राफ के ऊपर भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आएंगे, एलिमिनेशन के ऊपर भी आएंगे, और लाइन की जितनी भी कंडीशंस होती है मैं ऑलरेडी आपके पास लिख चुका हूं। और मैं पहली बता दूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इससे अलग आपके पास कोई भी सवाल नहीं आने का। और मैं टॉपिक आपको बता देता हूं कि इसमें से आपको टॉपिक पे किस किस पे सवाल करना है, ठीक है ना सर। टॉपिक पहला आपको सवाल करना है नंबर का, ठीक है ना सर, नंबर का, नंबर यानी कि 2 डिजिट नंबर आपके एनसीईआरटी के अंदर है सर, 2 डिजिट नंबर, ठीक। दूसरा टॉपिक आपको याद रखना है इसके अंदर एज का, यानी कि चाहे जैकोब वाला हो, चाहे जैकोब वाला हो, चाहे नूरी वाला हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है परसेंटेज का, परसेंटेज वाले सवाल, ठीक है ना। इतना परसेंट एसिड इसके अंदर है, इतना परसेंट एसिड इसके अंदर है। चौथा कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखना है वो है किस चीज का सर, वो है ट्रेन का, फास्टर और स्लोअर वाले जो क्वेश्चन है, फास्टर और स्लोअर, ठीक है ना। आपको फास्टर और स्लोअर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। पांचवा जो क्वेश्चन आपको करना है इसके अंदर करना है वो करना है आपको फिक्स्ड चार्ज का, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में यानी कि आपके पास एक तो टैक्सी है,
या फिर लाइब्रेरी है ना, या तो टैक्सी वाला कर लेना या फिर लाइब्रेरी वाला कर लेना। ठीक है ना, 5 के 5 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और याद रखना, छठा सवाल आप याद कर लेना, रो कॉलम का, रो और कॉलम का, है ना। ये को सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी कि इन इन टॉपिक पे एक एक सवाल आप करके देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस 110% बूस्ट होगा। ठीक है ना, तो इन टॉपिक पे एक एक सवाल आपको करके देखना है, चाहे कहीं से भी आप लाओ, प्रीवियस ईयर का लगा लो, चाहे कोई से भी साल का लगा लो, तो आपको ये सवाल आपको करना होगा। और 7 टॉपिक भी आप एक लिख ही लो, मेरे को याद आ रहा है कि अपार्ट का, अपार्ट का मतलब है कि 160 किलोमीटर, यानी कि एक जना यहां पर है, एक जना यहां पर है, वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इतनी देर में मिलते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इतनी देर में मिलते हैं, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इतनी देर में मिलते हैं, यानी कि इतनी दूर है। तो एक ये वाला सवाल भी आप कर लेना, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन 7 के 7 टॉपिक में से बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लाइन क्या होती है, लाइन की कंडीशंस क्या होती हैं, कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक पर सवाल हमें करने हैं। आइए चलिए देखते हैं 4th चैप्टर। नोटबुक में लिखते चलना, रिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट के अंदर होता है, हम पढ़ तो रहे लेकिन पढ़ें क्या, क्या पढ़ें, तो वही मैं आपको इस क्लास के अंदर समझा रहा हूं। क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन सा फॉर्मूला यूज्ड होगा। ठीक है, अब बात आती है 4थे चैप्टर। ठीक, आपके पास जो अब बात आती है वो आती है सर 4थे चैप्टर की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी याद आती है सर आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो सर आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि जिस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म होगी वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना, अब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। देखो जीरोस का मतलब और रूट्स का मतलब होता है, जीरोस का मतलब वह वैल्यू जिस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन जो है जीरो बन जाए। रूट्स का मतलब होता है वह वैल्यू जिस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें वो जीरो के बराबर आ जाए, तो इसमें इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ आता है। तो रूट्स, इसके अंदर भी एक अल्फा और एक बीटा होता है। आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन रूट्स के अंदर जो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट का। और डी किसके बराबर होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। इसमें जो आपको सबसे मेन फोकस करना है वो करना है नेचर ऑफ रूट्स पर। किस पर? नेचर ऑफ रूट्स पर। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर आपके पास वैल्यू आती है, अगर डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ जाए, डी की वैल्यू अगर आपकी 0 से बड़ी आ जाए तो समझ जाना रूट्स कैसे हैं आपके सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर आ जाए तो समझ जाना रूट्स आपके पास कैसे हैं सर? रियल एंड इक्वल। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो समझ जाना नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का रूल और नेचर ऑफ द रूट्स को आपके पास बस 3 ही बातें याद रखनी है। यानी कि अगर आपको ये 3 बातें याद है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स का कोई भी सवाल गलत करके नहीं आ सकते। इसके अंदर के का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ही, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मेथड जो है उससे ही सोल्व करोगे, यानी कि इस टर्म को तोड़ना, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके सम के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, अब जो बात आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टू
ए। अगर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है वहां यूज करना जहां पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपसे नहीं निकल रहे हो, ठीक है ना। तो आपका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेना। अब बात आती है इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन कौन से पढ़े सर। देखो पहला टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा वो पढ़ना है सर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। क्यों, मैं बताऊं। देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सभी टीचर आपको बताते होंगे कि कटा हुआ है, लेकिन थर्ड चैप्टर के अंदर भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स गिवन थे पिछली वाली बुक में, लेकिन थर्ड चैप्टर वाली जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है वो कटी हुई है, लेकिन फोर्थ चैप्टर वाली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कटी हुई नहीं है। ये बात याद रखना, यानी कि आपको एक क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जरूर जरूर करना है। और दूसरी बात आती है नंबर्स का। नंबर का मतलब है कि इन दो नंबरों का सम इतना है और उनके स्क्वायर का सम इतना है, उन वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर याद रखना, तीसरा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है वो है ट्रेन का। ट्रेन का कुछ, ठीक है ना, ट्रेन वाला, ट्रेन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है और ट्रेन का कॉन्सेप्ट उस वाले चैप्टर के अंदर भी है, ठीक है ना। और तीसरा या चौथा कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं एरिया का, यानी कि स्क्वायर के जो एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आप करें तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचने का जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको ये सारी बातें का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं एपी को। अब हम क्या देख रहे हैं सर, एपी, एपी, ठीक है ना। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे सर, एपी। अब देखो एपी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। अब देखो एपी एक प्रकार की क्या है सर, सीरीज। तो एपी क्या है, एक तरीके की क्या है सर आपके पास सीरीज, A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक। एपी क्या है, एक प्रकार की सर हमारे पास क्या होती है, सीरीज। अब एपी को पहचानने का तरीका क्या होता है, एपी के अंदर होता है कॉमन कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है, डी का मतलब होता है कि अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 डैश डैश डैश। आप किसी भी तरीके से कोई सी भी टर्म ले सकते हैं, आप अगली टर्म से उससे जस्ट पिछली वाली जो टर्म होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया सर, हाँ जी सर निकाल लिया। तो इस एपी के अंदर जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट एन का, यानी कि अब एन नंबर की टर्म कैसे निकाले। तो एन नंबर की जो टर्म हमारे पास होती है वो याद रखना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, ठीक है ना। अब बात आती है एन टर्म निकालनी, तो इन सही टर्म को सम किस तरीके से निकालना। हमारे पास एस एन बराबर जो होता है वो होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहीं एस एन का फॉर्मूला मेरे पास एक और है, ये आपकी बुक के अंदर भी है, वो होता है लास्ट टर्म वाला। लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एल। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी एपी के अंदर अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे। यानी कि फॉर एन एग्जांपल 1 प्लस 4 प्लस लगभग 7 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल टू 287 वाला जो सवाल है, इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है ना। आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं तीसरा जो चौथा लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखा दूं, वो है फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म, निगेटिव टर्म। इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म इज क्या होगी, स्मॉलर देन जीरो। आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑलमोस्ट निकलकर आ जाएगी। आपको एन एस एन एस एन और ए एन का फर्स्ट निगेटिव टर्म का पता होना बहुत ज्यादा, ये सारे कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एपी के अंदर इससे अलग कोई और भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। होता है वो टर्म लैग करने का होता है, वो भी चलो मैं आपको बता ही देता हूं, लगे ना तो। देखो एपी के अंदर अगर आपको लेट करनी है थ्री टर्म, अगर एपी के अंदर आपको थ्री टर्म लेट करनी है तो वो आपको हमेशा लेट करनी है ए माइनस डी, ए और ए प्लस
डी। अगर एपी के अंदर आपको 4 टर्म लेट करनी है, वो हमेशा सर आपको लेट करनी है A-3D, A-D, A+D और A+3D। अगर आपको एपी के अंदर 5 टर्म लेट करनी है तो वो हमेशा लेट करनी पड़ेंगी आपको क्या, A-2D, A-D, A+D और A+2D, A+2D। यानी कि अगर एपी के अंदर 3 टर्म लेट करने को हो जाए, 5 टर्म लेट करने को हो जाए, 4 टर्म लेट करने को हो जाए, तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, ठीक है ना, कौन कौन सी टर्म किस तरीके से लेट करनी है, ठीक है ना। आपको अच्छी बात आई है, बात समझ में अच्छी तरीके से, ठीक है। एपी में टर्म किस तरीके से लेट करते हैं या रेशियोज वेशियोज निकालते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैं पूछूं कि A17 क्या है, A17 किसके बराबर होगा सर, A+16D के, यानी कि एक घटा दो वो A17 के बराबर होगा। अब आपके पास टॉपिक कौन कौन से करने हैं सर, क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, तो एक तो एम, और देखो एक तो MS टर्म वाला सवाल करना, एक सवाल करना है सर आपको पी एस टर्म जो है वो क्यू के बराबर है, और सर क्यू एट टर्म जो है वो पी के बराबर है, वो वाला क्वेश्चन करना है आपको। एक क्वेश्चन करना है एस एन बराबर है SN² अपॉन MM², तो आपको AN/AM निकालना है। एक तो ये वाला सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब आपको और एक और सवाल है आपके पास, इसके अंदर वो है रेशियो वाला। आपके पास A17 का रेशियो किसी और यानी कि A14 के साथ दे देगा कुछ भी, और आपको निकालना होगा S17 और S14 का रेशियो क्या होगा सर। इस तरीके के जितने भी बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली जरूर के जरूर करने हैं, और ये सवाल भी आपको प्रैक्टिस एपी के अंदर जरूर जरूर करना है, ठीक है ना। तो आपको एपी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू आ गया होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखो एपी के बाद आपके पास आता है ट्राइंगल। एपी के बाद कौन सा चैप्टर आता है सर आपके पास, ट्राइंगल। एपी के बाद आपके पास आता है क्या, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर। अब मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल के अंदर अगर आपको ट्राइंगल पढ़ना है तो ट्राइंगल सबसे पहले जो शुरुआत करनी है आपको, वो करनी है बीपीटी से। देखो मैं आपको हर एक चैप्टर शॉर्ट 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 तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको लॉन्ग तरीके से कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो मैंने सारी वीडियोस जेएस टॉपर्स पॉइंट के, अगर आप एक प्लेलिस्ट देखोगे आप करने के बाद, तो उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी हर एक चैप्टर की 1 से 1.5 घंटे की सारी वीडियोस मैंने उसमें सोल पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है सर, बीपीटी से। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है, वो अगर पैरेलल लाइन आपके पास है, वो ट्रायंगल है ABC और DE, वो एक पैरेलल लाइन है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC, ठीक है। आपको ये बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए CBPT। सीबीपीटी, सीबीपीटी का मतलब है अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है और एक लाइन है, उसके रेशियोज बराबर हैं, तो वो लाइन कैसी होगी। इसमें जो गिवन होती है वो बात होती है कि डी जो है वो पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ, और इसके अंदर जो है वो आपके पास गिवन है ए बी सी डी और ई। सीबीपीटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास रेशियो गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर आ जाए सर ए अपॉन ईसी, अगर ये दोनों बातें बराबर आ जा सकती हैं, तो हम कह देते हैं कि डी जो है वो पैरेलल है हमारे पास किसके साथ, बीसी के साथ, ठीक है ना। तो आपके पास बीपीटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाकर देखने हैं, जो एक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। ट्राइंगल गिवन होगा 3x+2, यानी कि इनकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे मैं लिख दूं 3x+1, या फिर इस तरीके से कुछ कुछ वैल्यू आपके पास गिवन होंगी। ये वाले सवाल आपको 2 से 3 बहुत अच्छी तरीके से करके देखने हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है तो मैंने ट्राइंगल की वीडियो भी यूट्यूब पर डाल रखी है। वही इससे अलग जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैप्टर के अंदर, वो है आपके पास, वो क्या है आपके पास, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए, 3 से 4 क्राइटेरिया है, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और यूज्ड जो है वो है डबल ए एंगल। एंगल जो क्राइटेरिया है आपके पास, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी 2 ट्रायंगल के जो एंगल हैं अगर वो बराबर आ जाते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। सिमिलर का साइन कैसे होता है सर, ये, ठीक है ना। क्लास 10th के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी।
अब इसके बाद आता है दूसरा एस ए एस, साइड एंगल साइड। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और एक आर एच एस। यानी कि अगर आपको ये सारी क्राइटेरिया पता है तो इन क्राइटेरिया से हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। बीपीटी का पता होना ज्यादा जरूरी है, सीबीपीटी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए चलिए मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करा देता हूं। क्या करा देता हूं? क्वेश्चंस मार्क। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर आपको 6.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये सारे जो सवाल हैं आपको 6.3 के तो जरूर भी करने हैं। ठीक है ना। और एक्स्ट्रा में सवाल के बारे में बात करूं, तो आपको एक सवाल आपको याद होगा, वो था एक पैरेललोग्राम था हमारे पास। ठीक है ना। उस पैरेललोग्राम के अंदर ये चीज गिवन थी, आपके पास ये चीज गिवन थी, आपके पास ये इंटरसेक्ट था, यानी पैरेललोग्राम था ए बी सी और डी, और ये जो लाइन थी ये आपके पास एल और यहां पर एम पर कट कर रही थी, और ये पॉइंट आपके पास क्या था? ये आपको जो टू प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था ई एल बराबर टू बी एल। यानी कि एक तो ये वाला सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली करना है। दूसरा सवाल जो एनसीईआरटी या फिर बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है वो ये वाला सवाल है। ठीक है ना। ये x बोल देगा, इसको y और इसको z। इन तीनों के अंदर जो रिलेशन होता है वो सर हमारे पास होता है 1/y बराबर 1/x प्लस 1/z। यानी कि इस सवाल का भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सवाल आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने हैं तो आप जेएस टॉपर्स पॉइंट पर ट्रायंगल की वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है, उस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर आपको केवल इन्हीं बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ओवरव्यू, मैं आपको जो इस क्लास के अंदर बता रहा हूं वो हर एक चैप्टर का ओवरव्यू देता हुआ चला जा रहा हूं, समरी गिवन देता हुआ चला जा रहा हूं। ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं आप किस चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम किस चैप्टर को पहुंच गए? चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किस पर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें पता किस बारे में होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। देखो कोऑर्डिनेट प्लेन ये होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। कोई भी हमारे पास जो पॉइंट होता है वो क्या पॉइंट होता है? हमारे पास एक्स कोमा वाई कोई भी एक पॉइंट होता है। अब बात आती है किसी भी दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको किस बारे में पता होना चाहिए? दो पॉइंटों के बीच की दूरी और दो पॉइंटों के बीच का रेशियो। मैं एक बात बता दूं आपको, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 होती है, और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू 0 होती है। एक्स एक्सिस के साथ जो पैरेलल इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू a होती है, और वाई एक्सिस के साथ जो पैरेलल इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू a। a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 a का है कांस्टेंट वैल्यू। वही मैं आपको दूसरी बात बता दूं, आपके पास आता है कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ए एक पॉइंट है, वो है हमने मान लिया x1 y1 है। दूसरा कोई बी पॉइंट है, हमने मान लिया सर x2 y2 है। ठीक है ना। अगर आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है सर आपके पास वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमारे पास जो होती है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात आती है, दूसरी बात आती है आपके पास किसकी? सेक्शन फॉर्मूला। जो सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है। मान लीजिए आपके पास एक ए पॉइंट है, वो आपके पास क्या है? x1 और y1, उसको लेट करना हमेशा। बी पॉइंट आपके पास क्या है? वो है x2 और y2। इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट को मैं बोलूं सर x, y है, और वो जो पॉइंट है वो इस लाइन को m रेशियो n में डिनोट कर देता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि x, y जो बराबर होता है वो किसके होता है? इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन इधर के साथ तो nx1, इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन इधर के साथ यानी कि mx2 अपॉन m प्लस n।
वहीं इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन इधर के साथ यानी कि एन y1, और इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन उधर के साथ यानी कि m/2 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वही मैं आपको बता दूं, अगर y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लेट करते हो तो वो होता है 0, और अगर आप x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेट करते हो वो होता है x, 0। हमेशा याद रखना, ये क्या है, x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट प्लेन में जितने भी लेट करने के तरीके हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। सेक्शन फॉर्मूले का एक एडवांस वर्जन होता है, उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर रेशियो 1:1 हो जाए। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मैं आपको बता ही देता हूं। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक। y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि आपको इन सारी बातों का इस चैप्टर के अंदर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इन बातों को पता है तो इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, हर एक चैप्टर पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि हम जो शुरुआत करते चले आ रहे हैं रियल नंबर से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, मैंने आपको हर एक चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, जो भी चीज का इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको बताता चल रहा हूं। आप पेन और कॉपी के ऊपर लिखते जरूर चलें। और देखो इस चीज को लिखने का फायदा है कि आप किसी भी, देखो आपको अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट लिखे हुए होंगे तो आप हर एक फॉर्मूले के गो थ्रू हो जाएगा और हर एक चैप्टर का आपके दिमाग में ओवरव्यू बन जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है इसके अगले चैप्टर की। ठीक है ना। इससे अगला जो चैप्टर है आपके पास वो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट वेटेड चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। वो कौन सी है आपके पास सर, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज अप्लाइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको बता दूं, ऑलवेज अप्लाइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है तो ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर अप्लाइड हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों बातें किस तरीके से होती हैं। देखो अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो होगी बेस, और थीटा के जो आपके साथ 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो होगी सर हमेशा हाइपोटेनियस। तो आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। ठीक है ना। आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं साइन, कोस, टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा आपके पास क्या होता है, कोट। हमेशा याद रखोगे। ठीक है ना। हमेशा याद रखोगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब मैं आपको बताता चलता हूं, हमेशा याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ऊपर हमेशा लिख देना, यहां पर क्या होता है, ये साइन का रेशियो है, ये कोस का, और ये टेन का, ये कोसेक, ये सेक, और ये कोट का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे कि साइन थीटा जो बराबर होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, वहीं कोस थीटा जो बराबर होता है वो होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, और टेन थीटा जो बराबर होता है सर वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बात आपको समझ में आई, रेशियोज आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है सर, आपको समझ में आए। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो आपको जो वैल्यू पढ़नी है वो हमेशा पढ़नी है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे। यानी कि आपको पता होना चाहिए साइन 0 हमारे पास क्या होता है सर, 0। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2। यानी कि 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, और 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। और इन्हीं सारी वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, वही कोस की वैल्यू होती है, कोस 0 1, कोस 30 आपके पास कितना होता है, √3/2, और कोस 45 आपके पास होता है 1/√2। कोस 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है सर, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 90 हमारे पास कितना होता है, 0। वही मैं टेन की बात करता हूं, अगर आपको याद रखना होगा कि टेन थीटा जो बराबर होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर, है ना। अब आप याद रखना, जो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। ठीक है ना।
तो tan किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 0/1 कितना होगा, 0, 1/2√3 यानी कि 1/√3, 1 ये आपके पास 1 आ जाएगा, √3 और 1/0 आपको सभी को पता है कोई भी एक फॉर्म नहीं होती, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइन हम लिखते हैं। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। 1/0 का उल्टा कितना होगा सर आपके पास, नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, इसके रेसिप्रोकल कितना होगा आपके पास, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल आपके पास कितना होता है सर, 1। वहीं सेक की बात करें तो सेक का 1 का रेसिप्रोकल आपके पास कितना होता है, 1। कोस का √3y का रेसिप्रोकल आपके पास 2/√3, इसका रेसिप्रोकल आपके पास कितना आ जाएगा, √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल आपके पास 2, 0 का रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए, नोट डिफाइन। कोड जीरो यानी कि tan 0 का रेसिप्रोकल आपके पास कितना हो जाएगा सर, नोट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल आपके पास √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और वही नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल आपके पास कितना होता है, 0। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है वो बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है, हम बात करते हैं किसके बारे में सर, किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज के बारे में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज है वो सर आपके पास होती है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, इसकी भी फॉर्म चेंज होती चली जाती है, कोस को आप इधर ले जाओ, साइन को इधर ले जाओ, ठीक है ना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर सेक स्क्वायर थीटा के। तीसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा के। यानी कि आपको ये तीनों आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको सवाल कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात आती है आपकी टॉपिक पे कौन कौन से सवाल करने हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर आपको कौन कौन से सवाल करने हैं। पहली बात तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत करने हैं, ठीक है ना। आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सारे करने हैं। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंटली एग्जाम्पल है वो है शायद 1/sec θ माइनस के tan θ वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली करना है। स्टार मार्क कर लेना कि ये एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपोर्टेंटली आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब आपको बात याद रखनी है कि 8.3 के अंदर जो आपके पास सवाल है वो एक तो एमसीक्यू जितने भी गिवन है वो करने हैं, और 8.3 के अंदर जो सवाल है वो आपके पास नीचे 10 सवाल गिवन है, ठीक है ना। वो 10 के 10 सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से 10 क्वेश्चंस जो आपके पास गिवन है वो बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं या समझने हैं। कुछ भी करो आप उन क्वेश्चंस को भूल नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आपको वो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करने हैं तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि कौन कौन से सवाल करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या होती है, टेबल क्या होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल है और कौन किसका रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और कुछ भी नहीं है सर। अब बात आती है आपके पास क्या आती है सर, वो आती है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बात किस पे आती है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसकी बात आती है सर हमारे पास, वो आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहीं आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखते हैं तो आपको टेबल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्या है, टेबल में ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुका हूं कि टेबल ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या होता है। अब इसमें जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो है टॉपिक। एक तो आपके पास एनसीईआरटी के अंदर ब्रिज वाला सवाल है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। दूसरी बात आपके पास इसके अंदर गिवन है कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग ये सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं, वो पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड प्रोवाइड, इसके लिंक 2-4 दिन के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। उसकी भी एक वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आती है मल्टी स्टोर बिल्डिंग, आपने पढ़ लिया, ब्रिज आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ना है फ्लाइट का सवाल, फ्लाइट का सवाल। और सर आपको पढ़ना है बैलून का सवाल, और आपको सर पढ़ना है लाइट हाउस का सवाल,
लाइट हाउस का सवाल, फ्लाइट का, बलून का, लाइट हाउस का सवाल आपको जरूर पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है पेडिस्टल का सवाल। पेडिस्टल का मतलब होता है जैसे कि आपके पास ये है और इसके ऊपर एक कोई भी मूर्ति रखी हो या फिर स्टैच्यू रखी हो, उसको हम पेडिस्टल वाला सवाल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आप इन सवाल को कर लेते हैं अच्छी तरीके से और आप इनकी सारी फिगर्स अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मैं कहता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है ना। टेबल का आपका याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिगर बना रहे हो तो आपको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस उस फिगर के अंदर क्या क्या है वो आपको पता लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि थीटा के सामने क्या होता है सर, परपेंडिकुलर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और कुछ आपके पास नहीं है। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद आती है बात किसकी सर, सर्किल। किसकी बात आती है सर आपके पास, सर्किल। ठीक है ना। अब बात आती है सर आपके पास सर्किल की। अब मैं आपको बता दूं सर्किल के अंदर आपको सबसे पहले याद करनी है 10.1 थ्योरम। दूसरी बात आपको याद करनी है सर 10.2 थ्योरम। अब मैं आपको बताता हूं 10.1 थ्योरम क्या कहती है और 10.2 थ्योरम क्या कहती है। अगर आपके पास कोई भी एक सर्किल है, अगर उस सर्किल के अंदर कोई भी एक टेंजेंट है, अब बात आती है टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट वह एक लाइन है जो सर्किल के किसी भी पॉइंट से टच होकर जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इट मीन सर्किल जो बनता है वो एक इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। इसका मतलब है कि एक सर्किल से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। वहीं आपके पास जो पॉइंट होता है, इसको हम पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इस पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाती है वो हमेशा कैसा पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमेशा याद रखना पहली थ्योरम क्या कहती है, रेडियस जो होती है आपके टेंजेंट के साथ कैसी होती है सर, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वहीं अगर मैं दूसरी थ्योरम की बात करूं, आपके पास दूसरी थ्योरम हमें जो बोलती है वो बोलती है अगर आपके पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस पॉइंट से एक तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं और दोनों टेंजेंट जो ड्रॉ होंगी आपके पास वो कैसी होंगी, वो इक्वल होंगी। आपको हमेशा याद रखना है किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल के ऊपर केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं वो दोनों की दोनों कैसी होंगी आपके पास, बराबर होंगी। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। 10.1 थ्योरम 10.2 थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। अगर आपको ये दोनों थ्योरम की याद है तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आप दोनों थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में ओवरव्यू दे देता हूं। आपको जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपका हीरोन्स फॉर्मूले से होता है। और मैं फिगर भी उस क्वेश्चन की बना देता हूं, उसमें ट्राइंगल ने जो है सर्किल को इंस्क्राइब कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पता होगा, एनसीईआरटी के अंदर वो सवाल है, अगर आपके पास कोई सर्किल है उस पर दो टेंजेंट डायमीटर के ऊपर गिवन है और एक टेंजेंट इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है, तो आपको जो निकालना है वो एंगल ये वाला निकालना है। ठीक है ना। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एक तो ये वाला सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली करना है और दूसरी आपको बात याद रखनी है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्किल इज अ रोम्बस, एक तो ये वाला सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली करना है। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। एक तो सर्किल है, सर्किल के अंदर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपके पास ड्रॉ हो रही हैं और आपके पास एक तो ये वाला एंगल जो होता है, ये जो थीटा है वो इसके, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके दुगने के बराबर होगा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली रिवाइज करना है। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कमस्क्राइब द सर्किल बाय ट्रायंगल, और एक ये वाला सवाल, और एक सवाल आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब द सर्किल इज अ रोम्बस। ये 5 के 5 सवाल अगर आप सर्किल के अंदर कर लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल आपका सर्किल से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल की। ठीक है ना। अब आपके पास कौन सा चैप्टर आ गया सर, वो आ गया सर आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वो किसके पास आ गया, आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू
सर्किल। अब आपके पास जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है उसके अंदर जो है वो क्या है, फॉर्मूलाज है। अब आप एक बात ध्यान रखना, मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आप याद रखना कि एक बात बताओ, आपके पास जो सर्किल होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है सर, 2 पाई आर। ठीक है ना। अब बात आती है एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर हम पढ़ते हैं सर्किल के भाग। अब बात आती है, सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, सेक्टर की। एक आर्क से जो फॉर्म किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। आपको याद रखना है कोई भी सेक्टर सर्किल के अंदर जो होता है उसका जो एरिया होता है वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू आपके पास थीटा है तो उस सेक्टर का जो एरिया होगा वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होगा। वहीं ये जो आर्क होगी, आर्क की जो लेंथ होगी आपके पास वो होगी θ/360 2 पाई आर। ठीक है ना। वहीं आपके पास कोई भी एक कोड ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, सेगमेंट। सेगमेंट। वहीं इस सेगमेंट का जो एरिया होगा, सेगमेंट का जो एरिया होगा वो आपके पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ये जो ट्राइंगल आपके पास गिवन है। अब बात आती है इस ट्राइंगल की, जो ये ट्राइंगल आपके पास होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। आइसोस्केलस जो ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होगा आपको हमेशा याद रखना है 1/2 r² साइन थीटा होता है। यानी कि कोई भी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होता है 1/2 r² साइन थीटा होता है। ठीक है ना। अब बात आती है r² साइन थीटा। अब इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आता है। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया होगा सर वो होगा √3/2 r²। ठीक है, √3/4। √3/4 r²। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता चल गया, आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, थीटा आपको पता चल गया होगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर सेक्टर, सेगमेंट, माइनर, मेजर में जो फर्क होता है सर, अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप माइनर सेक्टर का एरिया सर्किल के एरिया में से माइनस कर दो। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का आपको एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सेगमेंट का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, सेक्टर का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, आर्क की लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, और जनरली आपको ये बात तो पता होगी कि सर्किल का एरिया और सरकमफ्रेंस कितना होता है। तो आपके पास सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर केवल यही फॉर्मूले अगर आपको पता है, अच्छी तरीके से अप्लाई करने अगर आपको आते हैं तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्वेश्चन स्किप कर भी करके बिल्कुल नहीं आएंगे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास गिवन है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास वो आता है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर मैं सबसे पहले आपको फिगर्स बता दूं। तो पहली जो फिगर आपको पढ़नी है वो पढ़नी है सर क्यूब। वो क्या पढ़नी है सर, क्यूब। अब बात आती है क्यूब के एरिया की। जो क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है ए क्यूब। ए क्या है, क्यूब की एक साइड है। ए क्या है, क्यूब की एक साइड है। वहीं क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है सर वो होता है हमारे पास, क्यूब का जो वॉल्यूम, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपके पास एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6a²। और ए जो है हमारे पास वो क्या है, साइड। ए क्या है हमारे पास, साइड। और वॉल्यूम होता है सर हमारे पास ए क्यूब। यानी कि क्यूब जो हमारे पास होता है, इस क्यूब की जो साइड होती है वो हमारे पास ए है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ए क्यूब। उसका जो एरिया होगा वो 6a²। दूसरी जो फिगर आपके पास आती है सर क्यूबॉइड, वो आपके पास क्या आती है सर, क्यूबॉइड। आपको पता है क्यूबॉइड का जो एरिया होता है या सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो सर आपके पास ये होता है। वहीं अगर आप बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आपके पास होता है सर LBH। क्यूब समझ में आया, क्यूबॉइड आपको समझ में आया। अब बात आती है आपके पास किसकी सर, किसकी, स्फीयर की। अब बात आती है स्फीयर की। तो आप याद रखना कि स्फीयर का जो एरिया होता है सर वो होता है 4 πr²। वहीं अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो वो होता है सर 4/3 πr²।
क्यूब। अगर स्फीयर का आपको समझ में आ गया तो बात आती है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है सर, वो दो प्रकार का एरिया होता है। वो एक तो होता है टीएसए, इसका जो टीएसए होता है वो 3 पाई r² होता है। एक होता है सीएसए, वो होता है सर आपके पास 2 पाई r²। वहीं आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो आपके पास इसका होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब। यानी कि आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर भी अच्छी तरीके से समझ में आया, नोटबुक में लिखते हुए चल रहे होगे आप अच्छी तरीके से। वहीं स्फीयर हेमिस्फीयर हो गया, तो अब बात कर लेते हैं सर सिलेंडर की। बात किसी कर लेते हैं सर सिलेंडर की। अगर आपके पास कोई एक सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर की अपनी एक हाइट होती है और उसकी एक क्या होती है, रेडियस। सिलेंडर के भी दो प्रकार के एरिया होते हैं। अगर टीएसए की बात करते हो तो आपके पास होता है सर 2 पाई r प्लस h। वहीं अगर आप बात करते हो किसकी, इसके सीएसए की अगर सीएसए की बात करते हो तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी सर 2 पाई r h। अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा सर पाई r² h। वहीं अगर आप बात करना चाहते हो सिलेंडर के बाद कौन का, तो कौन सर आपके पास होती है, कोन। तो कोन की जो होती है आपके पास वो क्या होती है, वो बर्थडे वाली टोपी की शेप में होती है। कोन की एक अपनी एक हाइट होती है, कोन की एक क्या होती है, स्लैंट हाइट भी होती है। और कोन की अपनी एक क्या होती है सर, रेडियस। अगर मैं बात करूं स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर होता है h² + r² के। वहीं दूसरी बात अगर आप बात करते हो कोन की टीएसए की बात, तो उसकी जो वैल्यू होती है सर वो होती है पाई r+l। और तीसरी बात आप याद रखेंगे सीएसए ऑफ कोन, वो सीएसए ऑफ कोन जो होता है वो होता है सर पाई r/l। वहीं अगर आप बात करते हैं कौन के वॉल्यूम की, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो सर हमारे पास होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, स्फीयर और सिलेंडर और कोन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। और ये फॉर्मूले केवल आपको अप्लाई करने आने चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और आपको इस चैप्टर की जो वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप जेएस टॉपर्स पॉइंट पर सरफेस एरिया वॉल्यूम की वीडियो बहुत अच्छी है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें आसान आसान तरीके से सोल्व करा रखे हैं, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना सर। तो आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और ये फॉर्मूले आपने पेपर पर लिखकर आप याद करना शुरू कर देंगे। अब बात आती है, देखो इससे अगला जो चैप्टर आपके पास आता है वो आता है सर किस तक, कौन सा, स्टैटिक्स। सर कौन सा आपके पास अगला चैप्टर आता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ठीक है ना। अब बात आती है स्टैटिक्स के अंदर। स्टैटिक्स के अंदर जो आपके पास पढ़ना है वो सर आपको पढ़ना है मीन, है ना। जो मीन आपके पास होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार। मीन बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। वहीं आप अज्यूम मीन मेथड की बात करते हो तो एक्स बार आपके पास बराबर आ जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। वही जो डी आई होती है आपके पास उसकी जो वैल्यू होती है वो सर होती है एक्स आई माइनस ए के बराबर। वहीं अगर आप तीसरा फॉर्मूला मीन का याद करना चाहते हो वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तीसरा फॉर्मूला, यानी कि ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। यानी कि यू आई की जो वैल्यू आपके पास होती है वो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और यहां पर भी एच से मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है ना। आपको तीनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ में जरूर आए होंगे। देखो आपको फास्ट रिवीजन करना है। ठीक। मीन अगर आपको समझ में आया तो अब बात आती है मीडियन की। देखो मीडियन आपको हमेशा याद रखनी है, मीडियन बराबर होती है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है ना। जहां आपके पास मीन आया तो वहां पर सबसे पहले जो निकालना है आपको एक्स आई निकालना है, जहां पर मीडियन आया वहां पर सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बात आती है सर मोड की, तो मोड आपके पास जो बराबर होता है सर वो एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन 2f1 - f0 - f2 इंटू एच के बराबर होता है। f1 जो होती है वो वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो f2 होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास का जो l होता है यानी कि लोअर लिमिट उसको l बोलते हैं, और h आपके क्लास इंटरवल के बीच का गैप होता है। xi बराबर जो होता है वो लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट अपॉन 2 को हम बोलते हैं क्या, एक्स आई। ठीक है ना। बात आपको मोड की भी समझ में आई होगी, मीडियन की भी समझ में आई होगी। तो इसमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है सर, वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला।
इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला सर हमारे पास किसके बराबर होता है सर, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है ना। अगर आपको इन फॉर्मूलों का अच्छी तरीके से ज्ञान है और आपको ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद हैं और कहां पर ये फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, तो आप कभी भी स्टैटिक्स के अंदर मार बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के अंदर वो कौन सी करनी है सर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जितने भी सवाल आपको करने हैं वो आप हमेशा याद रखना वो करना सर मिसिंग फ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जितने भी सवाल आपको करने हैं सर वो करने हैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 2 से 3 सवाल की प्रैक्टिस जरूर करनी है। स्टैटिक्स के बाद जो आपका लास्ट चैप्टर आता है वो आता है सर आपके पास प्रोबेबिलिटी। मैं प्रोबेबिलिटी आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं, ठीक है ना। बात आती है सर प्रोबेबिलिटी। अब आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक्स होता है वो होता है अगर आपके पास कोई भी इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो उसके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक्स जो फॉर्मूला है वो ये याद जरूर रखना है। दूसरी आपको बात हमेशा याद रखनी है किसी भी इवेंट का होना और किसी भी इवेंट का ना होना की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम जो होता है वो हमेशा बराबर बन के बराबर होता है। तीसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है उस किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। तो हमेशा याद रखना किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की जो रेंज होती है वो 0 मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है ना। तीनों बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब मैं बात बता दूं आपको किसके बारे में, कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स सर किसके बारे में, देखो कार्ड्स, कार्ड्स आपके पास होते हैं सर 52 चार भागों में बटे हुए होते हैं, 13 13 13 और 13। यानी कि 13 कार्ड आपके पास जो होते हैं वो स्फेड के, 13 कार्ड आपके पास जो होते हैं वो क्लब के, 13 कार्ड आपके पास हार्ट के और डायमंड के। ठीक है ना। अब इन 13 कार्ड के अंदर जो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो क्या होता है सर, एक तो एस, किंग, क्वीन, जैक एंड देन 2 to 10, 2 to 10 नंबर के कार्ड जो होते हैं वो 13 के 13 कार्ड आपके पास होते हैं। ठीक है ना। वहीं आपके पास सेम इसके अंदर होता है और सेम ही इसके अंदर होता है और सेम ही इसके अंदर होता है। वहीं मैं हार्ट और डायमंड के अंदर बात करूं तो वो ये जो कहलाते हैं वो रेड कार्ड निकलते हैं, वो रेड कार्ड आपके पास 26 होते हैं। वहीं आप इन दोनों कार्ड की बात करते हो तो ये दोनों कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड जो आपके पास होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है ना। हर एक के अंदर ये जो सारे कार्ड्स हैं वो होंगे, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एस, इसके अंदर भी एस, किंग किंग किंग, क्वीन क्वीन क्वीन, जैक जैक जैक, सारे कार्ड आपके पास होंगे। तो कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। टोटल आउटकम आपके पास 52 होते हैं। अगर आपको कोई भी कार्ड चूज करना है तो उसकी देख लेना आप वो कार्ड आपके पास फेवरेबल में कितना आ रहा है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब बात आती है आपके पास किसकी, डाई। देखो जो डाइस होता है उसके जो आउटकम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6। इट मींस कोई भी डाई को थ्रो करने पे आपके पास जो आउटकम आएंगे वो 6 आउटकम आएंगे। कितने आएंगे सर, 6 आउटकम। कितने आउटकम आएंगे सर आपके पास, 6 आउटकम। अगर आप डाई को ट्वाइस थ्रो कर देते हो, ट्वाइस, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक डाई को ट्वाइस थ्रो कर रहे हो और 2 डाई को थ्रो कर रहे हो तो दोनों बातें बिल्कुल की बिल्कुल सेम है। आपके पास जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 36, यानी कि 6 मल्टीप्लीकेशन 6, 36 आउटकम आए निकल के। आपको उसका सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस आपको बनाना आना चाहिए। डाई के बाद समझ में आ गई, इवन ओड प्राइम नंबर इसमें समझ लेना, सम का खेल इसमें समझ लेना, यानी कि दोनों डाई पर कितना कितना सम आता है। तो अब बात आती है इस चैप्टर के अंदर किसके अंदर, कोइन। ठीक है ना, कोइन। अब देखो आपके पास एक कोइन है तो 2 ही आउटकम आएंगे, एक तो हेड और एक टेल। अगर आपके पास 2 कॉइन है
अगर आपके पास 2 कॉइन है तो 2 कॉइन के जो आउटकम आते हैं वो 2 मल्टीप्लीकेशन 2 यानी कि 4 आउटकम आपके पास निकल कर आते हैं। कितने आउटकम निकल कर आते हैं सर? 4, यानी कि हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास आता है 3 कॉइन, यानी कि 3 कॉइन के जो आउटकम आपके पास निकल कर आएंगे 2 मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 8, यानी कि टोटल आउटकम आपके पास कितने निकल कर आएंगे सर? 8। और इसमें जो कॉइन आएगा वो कॉइन के जो कंडीशंस होंगी, वो क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास निकल कर, वो क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट। ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है सर कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। यानी कि आपको ये सवाल आपको कॉइन के अंदर करने हैं, आपको कार्ड करने हैं, डाइस करना है और कॉइन करना है। इससे अलग प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी सवाल आपके पास नहीं आने का। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपने, मैंने जो वीडियो में सारी चीजें पढ़ाई होंगी वो आपने नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करी होंगी। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा जो तात्पर्य था, यानी कि मेरा जो मोटिव था, वो था आपको हर एक चैप्टर का ओवरव्यू देना और हर एक चैप्टर के गो थ्रू हो जाना। ठीक है ना। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मेरे को हर एक चैप्टर के बारे में पता है। ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है ना। और हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर करना। थैंक यू।